रीमेक। फिर बताया गया था ए माइटोसिस में क्या होता है। ए मतलब होता है नहीं, नॉट, नहीं है माइटोसिस, ये है नहीं। एक सेल से दो सेल जरूर बनता है, लेकिन दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है ना। तो इसमें बताया गया था एक्चुअल में क्रोमोसोम बनता ही नहीं है, इसमें कंडेंसेशन होता ही नहीं है, क्रोमेटिन ही डिवाइड कर जाता है दो भाग में। तो ये चीज बताया गया था आपको। इसमें एक खास बात और था, स्पेंडल का फॉर्मेशन भी नहीं होता भाई। थोड़ा सा माइटोसिस इधर एक आइडिया दिया था हल्का सा, कि माइटोसिस में जब भी बात करते हैं तो एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनेगा, पहला बात। दूसरा बात, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है दोनों में। अगर इसमें क्रोमोसोम एक लेके चले हैं तो यहाँ भी वन और वन आए। ये दोनों डॉटर सेल एक दूसरे का आइडेंटिकल होता है। तो ये सब बात बताया गया था। फिर हम लोग माइटोसिस में आए थे। तो माइटोसिस में बताया गया था यूनिवर्सल सेल डिवीजन है। हमारे बॉडी में दो तरह का सेल होता है, एक सोमेटिक सेल और एक जर्मिनल सेल। तो सोमेटिक और जर्मिनल दोनों सेल में माइटोसिस होता है। जर्मिनल सेल वो है जो स्पर्म और ओवा बनाएगा। मेल की अगर बात करें, मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन, और फीमेल की बात करें तो ओवा का प्रोडक्शन। तो जर्मिनल सेल। उसके अलावा जो टोटल सेल है, टोटल बॉडी जो हमारा है, उसमें क्या हो जाता है, सोमेटिक सेल। अगर स्पर्म बनाने वाला सेल को छोड़ दीजिए और ओवा बनाने वाले सेल को छोड़ दीजिए, तो रेस्ट जितना भी सेल है हमारे बॉडी में वो कहलाता है सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल में होता है। फिर बताया गया था माइटोसिस को कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किए थे। तो इंटरफेज पहले ही हम लोग पढ़े हुए हैं, तो G1S G2, और देन एम फेज में आए थे तो उसमें कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन बताया था मेटाफेज को दो भाग में बांटता है एनसीईआरटी, प्रोमेटाफेज और मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। और देन बात किए थे किसका, साइटोकाइनेसिस, जो आज बात करेंगे। आज हम लोग को यही पढ़ना है। लेकिन इसमें प्रोफेज में फिर बात किए थे, तो था तो ढेर सारा कंडीशन प्रोफेज में, लेकिन बोला था 4 लाइन याद रखिएगा तो क्वेश्चन सब बनेगा। पहला, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाता है। तीसरा बताया गया था कि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। और चौथा, जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल पे चला जाएगा। तो वही सब बात बताया गया था यहाँ प्रोफेज। प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट आए थे हम लोग, मेटाफेज। तो मेटाफेज को प्रोमेटा और मेटा में बांटे। प्रोमेटाफेज में बताया गया था कि स्पेंडल की जो बात करते हैं, स्पेंडल बन चुका होता है और क्रोमोसोम से जाके बाइंड कर जाता है। तो ये भी बताया गया था आपको, अलग से मैंने बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है बीच में सेंट्रोमेयर, दोनों सेंट्रोमेयर के दोनों सिरे पे इधर कैनेटोकोर और इधर भी कैनेटोकोर नाम का प्रोटीन होता है। तो स्पेंडल फाइबर जब भी आके बाइंड करता है, कहाँ से बाइंड करता है, कैनेटोकोर से बाइंड करता है। फिर स्पेंडल के बारे में बताया था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमर होता है, पॉलीमराइजेशन इसमें होता है। प्लस एंड और माइनस एंड के बारे में बताया गया था स्पेंडल का। प्लस एंड वो है जहाँ पॉलीमराइजेशन फास्ट होता है, और माइनस एंड वो है जहाँ डीपॉलीमराइजेशन फास्ट होता है। तो ये सब बात बताया। फिर मेटाफेज में क्या होगा, जब खींचेगा स्पेंडल तो बीचों बीच आ जाता है, इसको बोले थे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाना। ये जो एक सीध में आ गया, तो इक्वेटोरियल प्लेट पे सारा क्रोमोसोम आता है और ये सब खिंचाना स्टार्ट हो जाता है। पुल एंड पुश मैकेनिज्म से क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की ओर जाता है। तो यही बताया गया था, खींचता है तो पुल और ये ठेलता है, ये इंटरजोनल फाइबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, इंटरजोनल फाइबर। तो इसी को बोले थे एनाफेज। एनाफेज में बताया था कि मेटाफेज में अगर क्रोमोसोम हम लोग देखो, यहाँ कितना लेके चले, 3, 1, 2 और 3 क्रोमोसोम लेके हम लोग बात कर रहे थे। मेटाफेज में 3 क्रोमोसोम लेके बात कर रहे थे, लेकिन एनाफेज में थोड़ी देर के लिए ही सही कितना हो गया था, 6 क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है ना। तो ये याद रखना है, यहाँ पे गलती कर पाएगा कि माइटोसिस के किस फेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, तो आंसर जाएगा एनाफेज। यही रीजन है कि एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा फेज एनाफेज है। मेन फेज अगर माइटोसिस का कोई पूछे मेन, तो भी आंसर जाता है एनाफेज, क्योंकि माइटोसिस में हम लोग जो बात करते हैं डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड माइटोसिस।
क्रोमोजोम का डिवीजन होना ही क्या कहलाता है? माइटोसिस। तो ये कहाँ पे होता है डिवीजन? एनाफेज में होता है। तो ये बताया था। फिर बताया था क्रोमोजोम खिंचाते खिंचाते अपने अपोजिट पोल पे चला जाता है, और अपोजिट पोल पे जाएगा तो स्टार्ट होता है टीलोफेज। टीलोफेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, जो बात प्रोफेज में किए बात को पलट दीजिए, वही टीलोफेज होता है। तो बात को पलटेंगे तो प्रोफेज में क्या बोला था? क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होना, यहाँ बोलेंगे डिकंडेंसेशन होना। प्रोफेज में बात किए थे न्यूक्लियोलस का डिसअपेरेंस होना, यहाँ बोलेंगे अपेरेंस होना। प्रोफेज में बात किए थे कि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गया था, यहाँ अपेयर हो गया। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ जाना, वहाँ डिसअपेयर, यहाँ अपेरेंस। तो ये सब किसमें होता है? टीलोफेज। लेकिन खास बात यहाँ पे था टीलोफेज में कि सेल एक, न्यूक्लियस दो, इसी को बोलते हैं हम लोग डायकैरियोटिक स्टेज। तो टीलोफेज जो होता है ये क्या हो जाता है? डायकैरियोटिक स्टेज होता है। अब टीलोफेज के अगला फेज की जो बात करेंगे तो अगला फेज आएगा साइटोकाइनेसिस। तो इसी साइटोकाइनेसिस पे आज हम लोग बात करेंगे, या आज की क्लास में देखना है हम लोग को साइटोकाइनेसिस। तो आइए नया पेज लेते हैं इसका। तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा आज का? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आज का हेडिंग। साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या? किसके डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं? तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बात करेंगे? डिवीजन होगा ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो बता दूं कि माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस इंक्लूड नहीं किया जाता। माइटोसिस के अंदर हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात नहीं करते। साइटोकाइनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एनाफेज से। एनाफेज का अगर मैं सेल बना के दिखाऊं तो इस तरीके से था। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे था, और जो क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम को अपने अपने पोल की ओर शिफ्ट कर चुका था, या यूं कहिए कि आ गया। और कौन लाया था इसको? स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर खींच के इसको कहाँ लेके आ गया था? अपने पोल की ओर ले आया था। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं एनाफेज। ये कौन सा फेज की बात कर रहे हैं? एनाफेज। इसी एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है क्या? साइटोकाइनेसिस। तो आप लिख सकते हो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट इन एनाफेज। एनाफेज में आप लिख सकते हो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट इन एनाफेज। एनाफेज की जब भी बात करेंगे तो एक तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है, दूसरा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया एनाफेज। इसी एनाफेज के बाद टीलोफेज था। तो ध्यान ये रखना है स्टार्ट इन लेट एनाफेज, ज्यादा अच्छा आंसर जाएगा। लेट एनाफेज। एनाफेज के लास्ट में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। यही एनाफेज के बाद टीलोफेज बताए थे, अगर ध्यान में हो तो टीलोफेज का अगर हम बनाए, अगर यहाँ पे बनाया जाए तो टीलोफेज का अगर मैं फिगर बनाऊं तो यही सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जो था वो तो है, प्लस क्या हो जाता है कि क्रोमोजोम जो था, तो जैसे एनाफेज कंप्लीट होगा, ध्यान रखना है मेटाफेज में क्रोमोजोम सबसे छोटा और मोटा था। मतलब 100% कंडेंसेशन अगर पूछे तो मेटाफेज। अगर काउंटिंग की बात करें कि क्रोमोजोम को काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेप कौन सा है, आंसर जाएगा मेटाफेज। नहीं, इसका मतलब एनाफेज में डीकंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया था। सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एनाफेज। आप ये भी लिख सकते हो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट इन लेट एनाफेज, या एनाफेज से ही आप कह सकते हो कि लास्ट में स्टार्ट हो जाता है।
टीलोफेज जैसे बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा क्रोमोजोम जो खुल चुका है या खुलने लगा है, क्रोमोजोम फिर से खुलने लगा है। और टीलोफेज में रिवर्स ऑफ प्रोफेज बात किया था, इस सब बात उल्टा, तो इसमें चुका था, तो वो सब बात तो टीलोफेज में पढ़ी ली। लेकिन ये तो अंदर दिख रहा है, ये जो कट रहा है अंदर, तो ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो ये स्टेज कौन सा है, टीलोफेज। तो टीलोफेज में कंटिन्यू होगा, साइटोकाइनेसिस कंटिन्यू होगा, डीकंडेंसेशन कंटिन्यू। यहाँ जैसे बात किए स्टार्ट हुआ, यहाँ कंटिन्यू। और टीलोफेज के बाद ही तो हम लोग बात करते हैं, टीलोफेज के बाद ही तो हम लोग बात करेंगे कि दोनों का साइटोप्लाज्म इधर और इधर जैसे जुड़ जाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो स्टार्ट कहाँ हुआ, एनाफेज में। नहीं, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होता है, एनाफेज। साइटोकाइनेसिस अलग से एक प्रोसेस ही है। साइटोकाइनेसिस को करवाना है, साइटोकाइनेसिस को करवाने के लिए चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल। साइटोकाइनेसिस occurs with the help of तो यहाँ पे आंसर जाता है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद क्या जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। साइटोकाइनेसिस की जो बात कर रहे हैं कहाँ पे अकर्स होगा, माइक्रो मतलब कौन उसमें हेल्प करेगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों हेल्प करता है। लेकिन खास बात है, हायर बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल का कोई रोल नहीं, माइक्रोफिलामेंट का रोल है। और एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वो लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल का रोल है, और इसके बारे में कुछ बात नहीं किया है। तो सीधा अपोजिट लिख ले हैं दोनों, दोनों एक एक का नाम दिया हुआ है। जैसे एनसीईआरटी में आपको दिया है साइटोकाइनेसिस अकर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, हायर बुक में दिया है साइटोकाइनेसिस अकर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अब क्या है कि गलत भी नहीं पढ़ा सकते और एनसीईआरटी को छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहाँ दो नाम लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ये एक्चुअली में करेक्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपने ही बात को सही मानेगा। तो अगर एक चुनना हो तो आपके लेवल में यही चुनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के हेल्प से। इसीलिए मैंने जानबूझ के दोनों नाम लिखा है, कि सही भी लिख दिया और एनसीईआरटी का भी लिख दिया। तो माइक्रोट्यूब्यूल ये जो होता है साइटोकाइनेसिस, इसके हेल्प से होगा। तो कैसे होगा, तो ये जो बीचों बीच पोर्शन होता है ना, इसी को बोला जाता है मिड बॉडी। ये जो बीच में है तो इसी को क्या नाम देता है, मिड बॉडी। इसी मिड बॉडी पे अरेंज होता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, इक्वेटर भी इसको बोलते हैं, या मिड बॉडी। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिड बॉडी में कौन अरेंज होगा, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। कहाँ अरेंज होगा, अरेंज्ड ऑन इक्वेटर या मिड बॉडी। नहीं, इक्वेटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज ऑन इक्वेटर टू फॉर्म, क्या बनाएगा, मिड बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, तो उस पर अरेंज हो जाएगा। और जैसे अरेंज होगा, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट अरेंज होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है मिड बॉडी पे, और यही टाइट होता जाता है। यही जो टाइट होता जाता है, तो ये जो गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर बना, ये जो गड्ढा यही एनाफेज से जो बन रहा था, तो पक्का ये माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट करवा रहा था। तो यहाँ भी जो गड्ढा की तरह स्ट्रक्चर बना, तो इसको एक नाम देते हैं फरो।
फरो के हेल्प से होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो होता है ना, फरो के हेल्प से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा साइटोकाइनेसिस कहाँ स्टार्ट हुआ, आंसर जाएगा एनाफेज। बोल देगा फरो कहाँ मिलता है, आंसर जाएगा एनाफेज। बोल देगा इक्वेटर पे कौन कौन अरेंज हुआ, तो साइटोकाइनेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसका माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, तो एनाफेज के लास्ट से ही ये करना स्टार्ट कर देते भाई, ये फरो बनेगा और यही फरो टाइट होता जाएगा। यही जो है फ्रो की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से छोटा हो गया, दोनों लगभग इक्वल ही होता है। न्यूक्लियस भी आप बना लीजिए, टेलोफेज हो चुका है। सेंट्रोजोम भी आप दिखा सकते हो, क्रोमोजोम को और खुलवा दो, जो भी था खुल चुका है क्रोमोजोम। न्यूक्लियस भी आप दिखवा सकते हो, और यही है फरो। तो जरा सा देखिए, एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें, तो यहीं पे माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट अरेंज है, यही अरेंज है, और यही टाइट होता जाएगा। जैसे जैसे ये टाइट होता जाएगा, ये क्या करेगा, फ्रो को अंदर खींचता चला जाएगा। कि जैसे जैसे टाइट होगा, फ्रो अंदर खिंचाता चला जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक बलून ले लीजिए, बलून, और आप उस पर से धागा बांध दो, इसमें धागा थ्रेड, और उसको टाइट कीजिए। जैसे जैसे टाइट कीजिए तो बलून अंदर धंसता हुआ दिखता है, अंदर धंस रहा होता है। और टाइट करो और धंसेगा, और टाइट करो और धंसेगा, और टाइट करो और धंसेगा। फुल टाइट कर दो तो आपको लगेगा दो बलून आपस में जुड़ा हुआ, ऐसा फील किया। सेम वही चीज यहाँ पे होता है कि धीरे धीरे अंदर घुसता जाएगा। तो अंदर घुसेगा तो कहाँ घुसेगा, सेंटर की ओर। ये वाला पार्ट क्या है, सेंटर है। तो फ्रो का जो फॉर्मेशन हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, सेंटर की ओर, तो इसको बोलता है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। नहीं, तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में किस में होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस occurs with the help of microtubule and microfilament नहीं, with the help of microtubule microfilament in the centripetal डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन मतलब बाहर से अंदर की ओर की बात कर रही है, जो बाहर था अंदर की ओर धंसता जाएगा। और यही धंसते धंसते फाइनल जो आएगा फिगर, फाइनल जो फिगर आने वाला है, तो क्या होगा कि ये धंसते धंसते पूरा ये टच कर लेगा एक दूसरे को। न्यूक्लियस जो था वो तो है ही, सेंट्रोजोम जो था वो तो है, क्रोमोजोम और खुल जाएगा, न्यूक्लियस भी आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये बना, ये क्या बना, डॉटर सेल, ये भी क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। तो आप लिख सकते हैं जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ तो टू डॉटर सेल सेल्स आर फॉर्म। तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होने से क्या हो गया, दो ठो डॉटर सेल का निर्माण हुआ। तो ये जो साइटोकाइनेसिस बताया, ये किसके रिगार्डिंग बताया, तो हम लोगों का सेल, या सीधा सीधी बोले तो एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस एनिमल में हो कि प्लांट में हो, फाइनली दो ही डॉटर सेल बने। लेकिन दोनों डॉटर सेल का जो न्यूक्लियस है,
दोनों 100% आइडेंटिकल होगा। नहीं तो टू डॉटर सेल बोथ आर कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर या क्लोन, बोथ आर कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। दोनों क्या है, कार्बन कॉपी है। आप ये भी लिख सकते थे जीरोक्स कॉपी है, आप ये भी लिख सकते थे दोनों क्लोन है, एक दूसरे का क्या बनाएगा, क्लोन। मतलब डॉटर सेल तो एक दूसरे से 100% आइडेंटिकल है विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोम। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में 100% आइडेंटिकल। इवन डॉटर सेल मदर सेल से भी 100% मिलता जुलता है। डॉटर सेल की जो बात करें तो किससे मिलेगा, मदर सेल से भी वो 100% मिलता जुलता ही होता है। तो जो क्रोमोजोम मदर सेल में था सेम वही क्रोमोजोम डॉटर सेल में आता। जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम मदर सेल में था उतना ही नंबर क्रोमोजोम डॉटर सेल में भी आता। तो माइटोसिस में दोनों जो डॉटर सेल बनता है दोनों 100% एक दूसरे का आइडेंटिकल कॉपी बनाने का काम। ये तो हो गया एनिमल सेल का। लेकिन प्लांट सेल में तो फ्रो बनेगा नहीं, प्लांट सेल में तो बाहर से क्या है, सेल वॉल। एनिमल सेल में ना सेल मेम्ब्रेन था जो आप फ्रो बना दिए, ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में मेम्ब्रेन था बाहर से, तो मेम्ब्रेन फ्लूइडी नेचर का होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप लोग का पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो अंदर धंसता हुआ चला गया, आपको फ्रो होता हुआ दिखा। लेकिन प्लांट सेल में बाहर से मौजूद होगा क्या, सेल वॉल, और जब बाहर से सेल वॉल है तो आपको फ्रो नहीं दिखेगा। तो प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस थोड़ा स्पेशल टाइप का है, उसको जरा सा देखते हैं। तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, नेक्स्ट हेडिंग है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर आखिर कैसे होगा साइटोकाइनेसिस, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट, प्लांट सेल क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर आपको प्लांट सेल की बात करूं तो मान लीजिए ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है सेल वॉल का होना। क्या मौजूद होता है, सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन भी होगा इसमें। प्लांट सेल में अपना इसका मेम्ब्रेन होगा, बिना मेम्ब्रेन का कोई लाइफ नहीं है, ऐसा मैंने आप लोग को बता रखा है। और अगर टीलोफेज हो गया है तो कहानी तो यही है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम क्या होगा, absent इन हायर प्लांट। पढ़ाया हुआ है, सेंट्रोजोम जब बात किया था तो ये नहीं होगा, तो मैं इसीलिए इस साइड नहीं दिखाया, एक साइड दिखा के लिख दिया कि एब्सेंट होगा। तो सेंट्रोजोम यहाँ है नहीं। क्रोमोजोम सेम वही होगा, न्यूक्लियोलस इसमें भी होगा। तो ये जो फिगर है टीलोफेज का, ये अगर बात करें तो ये कौन सा हो गया, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट इसमें भी होगा एनाफेज से, लेकिन फ्रो बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो फिर क्या दिखेगा, तो सेल प्लेट बनता हुआ दिखेगा। एनाफेज के लास्ट से ही सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो इस तरह से है तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है नहीं, तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन की जो बात करें ये तो हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रिक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है, अंदर धंसना इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, सेल वॉल। तो सेल प्लेट, अब क्वेश्चन ये है सेल प्लेट किसका बना हुआ है,
सेल प्लेट किसका बना हो? तो सेल प्लेट की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ढेर सारा गोल्जी बॉडी सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन करता है, न्यूमरस गोल्जी बॉडी जो है, ढेर सारा गोल्जी बॉडी अरेंज हो जाता है इक्वेटर पे, अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, सेल के इक्वेटर पे, और यही बनाता है एंड फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। एंड फॉर्म, क्या नाम दिया जाता है उसका? फ्रेगमोप्लास्ट। मतलब फ्रेगमोप्लास्ट के मदद से होता है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज है, गोल्जी बॉडी फ्रेगमोप्लास्ट के अलावा सेल प्लेट के फॉर्मेशन में आपको और भी चीज हेल्प करता है। ईआर करता है, फ्रेगमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस स्पेंडल फाइबर ये सब सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा नहीं, यहां पे जो बात किया तो क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रेगमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर, फ्रेगमेंट लिखो तो ज्यादा अच्छा, फ्रेगमेंट्स स्पेंडल जो फाइबर है ये सब मिल के बनाएगा सेल प्लेट। सेल प्लेट, तो सेल प्लेट में क्या होगा? अगला फिगर अगर बनाओ, पीछे बात नहीं, तो ये हो जाएगा सेल वॉल, और फिर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। बाकी सेम फिगर ये, इधर भी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और इस साइड भी क्या बात करेंगे? न्यूक्लियस की बात करेंगे। क्रोमोजोम सब सेम ही होगा, न्यूक्लियस होगा, क्रोमोजोम इसी तरह से खुल चुका होगा। न्यूक्लियस भी सेम ही है, लेकिन क्या है कि जो सेल प्लेट है बीचों बीच, यहीं पे अरेंज होने लगेगा कौन? फ्रेगमोप्लास्ट, ईआर, स्पेंडल फाइबर का टुकड़ा, और डायरेक्शन होगा ये सेंटर से दूर। तो सेंटर से दूर जो डायरेक्शन है इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। अगर कभी आपसे कोई पूछ दे प्लांट सेल में डायरेक्शन क्या है साइटोकाइनेसिस का, आंसर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन है। एनिमल सेल में क्या डायरेक्शन था? सेंट्रीपिटल, सीधा ऑपोजिट है। और वही थैलेमोप्लास्ट सब आके डिपॉजिट होने लगेगा, स्पेंडल फाइबर का टुकड़ा सब डिपॉजिट होने लगेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और इसी तरह से फॉर्मेशन करेगा। अगर गौर से देखिए तो दो सेल में इस तरह से बट चुका है नहीं, तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे क्या करेगा? ये जो सेल प्लेट बना है, ये क्या बना? सेल प्लेट। तो जो गोल्जी बॉडी है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी डिपॉजिट कर देगा। गोल्जी बॉडी डिपॉजिट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो। तो इसमें आप लिख सकते हैं कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये दोनों कौन सिक्रीट किया था? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला भी दे दिया, तो मैग्नीशियम है। और यही सेल प्लेट जो है, यही सेल प्लेट, कहाँ लिखा हूँ? सेल प्लेट बाद में बन जाता है मिडिल लेमला। क्या बना देगा? मिडिल लेमिला। याद है मिडिल लेमला? मिडिल लेमला किसका बना हुआ था? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का। तो कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब कौन से क्रिएट किया है? गोल्जी बॉडी। तो ये बना लिया मिडिल लेमला। और फाइनली क्या होगा अब यहाँ?
कि मेम्ब्रेन जो था वो तो अंदर रहेगा ही ये इसे, लेकिन इसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा। मिडिल लेमला तो ये बना जो कि बच चुका है। फाइनली ये प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी इसके बाहर होगा, एक कम क्या बना देगा, प्राइमरी सेल वॉल। तो शुरू में जो सेल वॉल बनेगा कौन बनाया, प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल हो कि सेकेंडरी हो कि टर्सरी हो, सेल वॉल किस कौन बनाया है, कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। सेल वॉल कौन बनाने का काम करेगा, गोल्जी बॉडी फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से होता है प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है बीचों बीच, और ये वही सेल प्लेट है जो फाइनली जाके मिडिल लेमला बनाएगा। तो जो सेल बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको मिडिल लेमला याद होगा, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जस्ट लाइक सैंड की तरह बिहेव करता है, और जो पैक्टेट की बात करते हैं वो सीमेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये सब बात बताया हुआ है। तो ये हो गया एनिमल सेल का सॉरी प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल का हम लोग बात कर चुके थे, और ये क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो अब एक सेल से दो सेल बन चुका है, दोनों सेल आइडेंटिकल होगा क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में। क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में जब भी माइटोसिस होगा तो आइडेंटिकल कॉपी ही बनता है, याद रखिए। अब अगला जो एक छोटा हेडिंग है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, नेक्स्ट हेडिंग है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, माइटोसिस क्या क्या मेन काम करता है। तो पहला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम करवाता है। सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस में बात करें तो पहला क्या बात करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम, इक्वल क्रोमोजोम। माइटोसिस क्या करवाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कराएगा क्रोमोजोम का। दूसरा क्या काम करता है, आपको पता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, कि मदर सेल अगर है इसमें 10 क्रोमोजोम है, तो आफ्टर माइटोसिस तो दो सेल जो बनेगा दोनों में क्रोमोजोम का नंबर 10-10 ही हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम पहला सिग्निफिकेंस में आएगा किसका, माइटोसिस का। फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोजोम का। दूसरा काम क्या करता है, ये सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो को स्टोर करता है, स्टोर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो। क्या मतलब क्या है इसका, इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सेल छोटा है, एक सेल है छोटा है, तो पक्का इसका रेडियस भी छोटा होगा। अब यही सेल ग्रो किया, बड़ा हो गया, अच्छा इसका न्यूक्लियस जो था वो तो है, न्यूक्लियस का साइज लगभग सेम ही होगा, लेकिन सेल बड़ा हो गया। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियस मान लो इतने दूर को कंट्रोल करने का औकात था, औकात, अब यहाँ एक न्यूक्लियस है, ये इतना ही दूर औकात में है, बाकी साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो तो यहाँ ज्यादा होता है, कैसे ज्यादा अभी बताऊंगा, और यहाँ सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, कम। तो ये न्यूक्लियस जब औकात से बाहर चला गया इसका कंट्रोल,
अब यहाँ पे दो को मैं तोड़ देगा, दो दो को न्यूक्लियस बनाएगा। अब दो दो को न्यूक्लियस बनाएगा। जब कंट्रोल छूट जाएगा तभी जाके क्या करवाएगा, कैरियोकाइनेसिस। और आपको पता है कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, अब जाके कंट्रोल कर रहा है, अब जाके कंट्रोल ये कर पा रहा है, क्योंकि ये इतना दूर ये कंट्रोल कर लिया इधर का सारा, इतना दूर, और इधर का ये सब कंट्रोल कर लिया। तो अब ये कंट्रोल करने लग गया। जैसे आप इसको आसान तरीके से समझो, मान लीजिए ये क्लासरूम और मेरा औकात टाइम 500 बच्चे को मैं कंट्रोल कर लूं, लेकिन उस साल मेरे पास एडमिशन मान लीजिए 1500 बच्चा हो। अब क्या करेंगे हम, अब एक के बार 1500 बच्चे को बैठाएंगे तो 1000 बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो मैं बैच तोड़ दूंगा। नहीं, 500 का 3 गो बना देंगे। या अगर मेरे पास 4 गो का टाइम होगा तो उसी अनुपात में, सेम अनुपात में बांट देंगे उसको 4 गो। 5 गो होगा तो और 300 का बैच बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है बैच बना देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। दूसरा क्या है कि अब एक एक सेल में दो दो को न्यूक्लियस, तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ये चीज। ब्रेन ऑफ सेल है, अब दो को ब्रेन रहेगा, एगो कर, एगो बोलेगा कर, एगो बोलेगा ना कर। मालूम चलेगा करे कि ना करे, करे कि ना करे, खेला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए तो जब देखता है कि दो दो को न्यूक्लियस बन जाता है तो क्यों ना इसको तोड़ ही दिया जाए। मतलब जब सेल कंट्रोल छोड़ता है तो कब छोड़ता है, कैसे पता चलेगा, तो आपका ये सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो जब सेल का एक लिमिट से नीचे चला जाएगा तभी सेल को सिग्नल जाएगा कि माइटोसिस करवा लो, दो को बन जाओ। कहोगे सर कैसे सरफेस एरिया व वॉल्यूम रेशियो, तो इसको मैथमेटिकल समझना पड़ेगा आपको। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, स्क्वायर हटा के यहाँ क्यू हटा देते हैं, आर नीचे बचा है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो बच क्या गया 3/8। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो इनवर्सली हो गया किसका, रेडियस का। रेडियस ज्यादा तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो कम, तो यहाँ रेडियस छोटा है इसीलिए ये क्या है, ज्यादा है। रेडियस बड़ा हो गया, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो घट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल को सिग्नल जाएगा इस सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो घट चुका है, तुरंत में डिवाइड कर, 2 को बन, नहीं तो गड़बड़ होने लगेगा। तभी तो सेल जो G0 स्टेज में बैठा पड़ा था वो आ जाएगा G1 में, फिर आ जाएगा S में, फिर आ जाएगा G2 में, और फिर माइटोसिस करवा लेंगे। नहीं, तभी सेल आएगा इसमें। इसको और आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे पहले क्या था, बिहार और झारखंड एक ही था, नहीं एक ही राज्य के अंतर्गत आता। तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ा तो पहले एक ही मुख्यमंत्री कंट्रोल कर ले रहा था, एक ही तो गृह मंत्री कंट्रोल कर ले रहा था, काम चल जाता था। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ा तो क्या किया गया, अब देखिए बिहार का मुख्यमंत्री अलग, झारखंड का मुख्यमंत्री अलग, तोड़ दिया गया, एक सीमा बांध दिया गया कि भाई इस नदी या कोई चीज है इसके इधर बिहार, इसके उधर झारखंड, इस तरीके का बॉर्डर लाइन किया गया, ये मेरा स्टेट है, ये तेरा स्टेट, देश तो सब एक ही है। तो 2 गो तोड़ दिया, तोड़ने से फायदा यह हुआ कि मुख्यमंत्री 2 गो आराम से कंट्रोल कर पा रहा था, आराम से कंट्रोल कर ले रहा था। तो सब कुछ 2 को बट गया, सारा सिस्टम ही, जैसे हाईकोर्ट 2 को बटा, बिहार का हाईकोर्ट पटना में उधर रांची में, पहले सब एक के प्रेशर, एक ही पटना का हाईकोर्ट पे प्रेशर था, उधर का भी सारा कुछ का बंटवारा कर, और बंटवारा हो गया तो आसानी से कहीं दोनों ग्रो कर रहा है, आसानी से दोनों ग्रो कर रहा है। बंटवारा होना भी जरूरी है, तो सरफेस एरिया में वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करना भी जरूरी है। आप जरा इमेजिन करो अगर बंटवारा ना होता तो इसको समझना है तो आप अपने दादाजी को देखो, दादाजी का बुतरू सब देखो, मतलब पापा चाचा बुआ, पापा चाचा बुआ, जितने भी फादर, जितने भी चाचा हैं,
जितने भी बुआ है सबको मिला के देखिए तो मालूम चलेगा 5 को 6 को हो गया। और सबका बुतरू देखो, अब मालूम चलेगा 25-30 को का फैमिली हो गया इवन ज्यादा। और उसका भी बुतरू अगर देखोगे तो मालूम चलेगा 70-80 को पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब दादाजी दादी तो अकेले अकेले ना, वन पेयर ना दादा दादी, उससे 70 को 80 पूरा ब्रांचेज हो गया। तो डिवीजन बहुत जरूरी है। आप देखते होगा चाचा अलग बटे हुए हैं, उसका खेत अलग है, उसका घर अलग है, सब सारा सिस्टम अलग है नहीं। हाँ, आपका सारा सिस्टम अलग है। जरा इमेजिन कीजिए सबका खाना एक ही जगह बनता, सब लोग एक ही जगह आके सारा काम करते, तो सारा खेले गड़बड़ा जाता। मालूम चलता है 4 को भूखा रह गया, कभी खाना बच गया, कभी खाना खत्म हो गया, दिक्कत हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता, रोज मार होता, हमको खाना नहीं मिला, मेरा बेटा को खाना नहीं मिला तो मेरी बेटी को खाना नहीं मिला, इस तरह का कहानी होने लग जाता। तो इसीलिए जब फैमिली बढ़ा तो क्या किया गया, डिवाइड कर दो, बंटवारा कर दो। नहीं तो बंटवारा होता है चला गया। जहां भी आपका गांव है, अगर गौर से देखिए, जहां आपका ओरिजिनल गांव, तो लगेगा पूरा गांव है तो चाचा मामा फूफा है। नहीं, सब तो रिलेटिव ही रहता है, नहीं बोलते दियाद है। और थोड़ा दूर का दियाद है तो उसको बोलता है बन दियाद, गोतिया 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 दियाद, नहीं बोलते हैं मन गोतिया। नहीं सुने हैं सब, पक्का सुने होइएगा। तुम्हारा दियाद दूसरा जगह रहेगा, टेंशन मत लो, शादी के बाद आएगा। और गर्ल्स लोग का जो दियाद होगा, जब तक शादी नहीं है तो गर्ल्स में बड़ा विडम्बना है। जब तक शादी नहीं हुआ, फादर के साइड में भाई बहन सब, एक बार शादी हुआ तो आपका घर, जो अभी आपका घर है, वो पराया घर है। आप पराये घर में रह रहे हैं। आपका घर तो तब होगा जिससे शादी होगा, उसका जो घर होगा वो आपका अपना होगा। क्या नहीं रहेगा, एकदम रहेगा। आप ठीक रहिएगा तो अगला भी ठीक रहेगा अब आप ही झगड़ा कीजिएगा तो हम लोग लड़ाकू विमान बनल रहेगा। अब होता क्या है, देखिए गलती कहाँ हो जाता है, गलती हो जाता है, आप देखिएगा घर में ये चीज, ज्यादातर घर में, सब में नहीं, सारे घर की नहीं, ज्यादातर घर में 80% घर में आप देखिएगा, लड़की के फादर आ गए तो लड़की खुशी खुशी काम करेगी, बाबूजी आए ये बना के खिलाओ वो बना के खिलाओ, या उसका भाई आ गया या उसकी सिस्टर आ गई। अब वही लड़का का भाई आ जाए तो मुंह कान डरा करेगी, नौकर है क्या खिलाए। नहीं, इस मैं मैंने मैंने क्या बोला वो ध्यान दीजिए। सारे घर में ऐसी बात नहीं है, 80% में ऐसा होगा। आप देखिएगा अनमने ढंग से लोग खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए। जैसे मैं अपने घर में बात करूं, अगर वाइफ कभी बोली पापा का फोन आया था, तो हमको पूछना पड़ता है कौन पापा, हमको ये पूछना पड़ जाता है कौन पापा। नहीं तो या तो जहाँ घर है मैं नाम लेता हूँ वहाँ के पापा, जैसे मेरा घर हो गया फॉर्बिजन, फॉर्बिजन के पापा कि पूर्णिया के पापा, क्या कि शादी के बाद दो पापा दो मम्मी। जिस दिन ये हो जाएगा ना, डिफरेंस नहीं कीजिएगा, उस दिन घर बड़ा स्मूथ चलेगा, बड़ा खुशहाल रहेगा। और जहां आप डिफरेंस करना स्टार्ट किए, जैसे वाइफ बोलेगी भाई का फोन आया था तो हमको पूछना पड़ेगा कौन भाई, नहीं वहां डिफरेंस करना जरूरी है। खाली बोलती भाई तो दोनों जगह भाई है, तो इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि लड़की लोग जब तक घर पे है अपने बाबूजी के पास, शांतिपूर्वक रहती है, नहीं, और जैसे पहुंची हस्बैंड के पास, ब्लास्ट होने लग जाती है, लड़ाकू विमान बन जाती है इधर लड़ उधर लड़ ये कर, तो बस गड़बड़ा जाता मैटर ही। सब नहीं, सारी बच्ची ऐसिया नहीं होती। तो ज़्यादा अच्छा क्या है पता है, कि जब भी शादी हो, जहाँ जाइए अपना मान के काम, कि आपका वो अपना है, अपना घर है। तो जब लड़की के माँ बाप को आप अपने जैसा ट्रीट कीजिएगा तो गारंटी है लड़का भी आपके माँ बाप को अपने जैसा ही ट्रीट करे, है ना। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी बच्चियाँ यहाँ हैं, तो बहुत काम का बात बताए। और वैसे भी शादी जब मैं कर रहा था ना, तो एगो बाबा जी थे, बाबा जी नहीं मतलब बाजार समिति में एक है,
बहुत ही बुजुर्ग हैं, तो उनकी बेटी मेरे पास पढ़ती थी, तो बराबर आते थे ऑफिस में बैठते थे मेरे साथ, है ना, दबंग टाइप के हैं बाजार समिति में, बराबर बैठते थे। तो ऐसा ही उनको पता चला कि मेरा शादी हो रहा है, कार्ड उठ भी दिया, तो बोलते हैं केसरी सर एक गूढ़ मंत्र आपको बताते हैं, शादी तो करने जा रहे हैं लेकिन एक गूढ़ मंत्र देते हैं, है ना, बड़ा काम आएगा लाइफ में। अब बताएं, उनकी सबसे छोटी बेटी मेरे पास उस समय पढ़ रही थी, 2015 की बात है, 15 में मेरा शादी हुआ। सोचिए वो कितने बड़े होंगे, मतलब उनका एज उस समय अप्रोक्स 65 से 70 साल के आसपास था, अभी भी है, हम बाबा बाबा बोलते थे। तो वो गुरु मंत्र पता है क्या दिए? बोले देखिए ये गुरु मंत्र दे रहे हैं, एकदम गांठ मान, लाइफ बड़ा स्मूथ चले। हम बोले बता दीजिए, तो अच्छी बात है, गुरु मंत्र। वो बोले देखिए, दुनिया में आप कितनों तरक्की कर जाइए, आप राष्ट्रपति काहे नहीं बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, देश का राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन वाइफ के लिए आप पागल रहिएगा। हम बोले ये कौन गुरु मंत्र है भाई? हाँ, आप कुछ भी कर जाए, पूरा दुनिया आपके सामने झुकेगा, लेकिन वाइफ के लिए आप पागले रहिएगा। आप कुछ कर दो, वाइफ नहीं खुश रहेगी। हम बोले तब तो पटक के मारेंगे। अभी तो हम भी मारेंगे नहीं, कहते मारिएगा तो घर टूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मारपीट नहीं करना, बस वहां संयम से काम लेना है। बोल रही है ना, तो कान में तेल डाल दीजिएगा कि आवाज आपके कान तक अगर गया तो इधर से निकल जाए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो ये उन्होंने गुरु मंत्र दिया। तब वही होता है, अगर कभी कुछ बोल भी निकल जाए, तो हम वाइफ को ये बात बता के रखे हैं, तो जब भी अगर कभी कुछ इस तरह का ऐसे मैटर आता नहीं है, लेकिन कभी कताल आया तो बोल देते हैं हमको बाबा बड़ा याद आ रहे हैं, उनका गुरु मंत्र सब। तो वाइफ समझ जाती है क्या याद आ रहा है, मतलब मेरा बात ही सुनिए नहीं रहा है, इधर से सुन इधर से निकाल, हाँ, तो चुप हो जाएगी। वही गुरु मंत्र है लड़कों के लिए, कुछ भी कर लो फाइनली। चलिए इधर आते हैं। हाँ हाँ हो गया। लव मैरिज लव मैरिज में तो और गड़बड़ हो जाएगा। लव मैरिज देखो, लव मैरिज का जो नाम लिए, अब एक आध लाइन सुन ही लीजिए। लव मैरिज में क्या होगा, होता क्या है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो लड़का हमेशा उसको क्या देखता है, तैयार। लड़की कब मिलने आएगी, आज 4 बजे मिलते हैं, आज 6 बजे मिलते हैं। जब भी लड़की मिलेगी उससे, तो तैयार होके, है ना, अच्छे से खूबसूरत बन के पाला बात हमेशा। दूसरा बात, लड़का जब भी मिल रहा है तो चलो होटल में मिलते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, नहीं पार्क में मिलते हैं, अच्छा पहनावा और आवा, खर्चा भी इसके पीछे करेगा लड़का। तो लड़की को लगता है मालदार पार्टी है, लड़का को लगता है अरे यही तो है, खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। लेकिन जैसे शादी हो जाएगा ना लव मैरिज वाले को, अब क्या है, 24 घंटा एक दूसरे का मुंह देखना है। अब 24 घंटा मेकअप पोत के तो नहीं रह सकते हैं, नहीं, 24 घंटा अच्छा अच्छा तो पहन के नहीं रह सकते हैं। 24 घंटा अब उसको होटल और रेस्टोरेंट में ले जाके तो खिलाएगा नहीं, तो मालूम चलता है वहाँ खाना बनाना भी पड़ता है, खाना भी है, राशन भी जोड़ना पड़ता है, क्या कि जैसे शादी कीजिएगा आपको अलग कर दिया जाएगा। जनरली शादी के बाद क्या होता है देखिएगा, जो भी अलग होता है शादी के बाद ही होता है। अलग थलग धीरे धीरे परिवार करेगा कि कमाओ खाओ अपना फैमिली खुद चलाओ, तो खेला हो जाएगा बाद में। तो मालूम चलता है वो जो लव मैरिज था, घुसा था तो गेट से, लेकिन विंडो से निकल, विंडो भी नहीं, वेंटिलेशन से निकल जाएगा, सारा लव निकल जाएगा वहां पे। जब ये कंडीशन आएगा तो लव मैरिज वाला 100 में 5 ही लोग, 5 भी नहीं बोलिए, 2% लोग हैं जो खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं लव मैरिज। 98% 98% टेंशन में रहते हैं, जिसमें 50% का तो तलाक हो जाता है मैरिज के बाद। अब देख लो ना, अपने घर में देखो, अगल बगल देखो, अपने पता चलेगा, है ना, कि तलाक हो जाता है बाद में। और लव मैरिज के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। अगर कहीं ऐसा है भी, मान लीजिए कोई अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो इसको अरेंज में कन्वर्ट कर दो ना। आजकल हर एक के माँ बाप समझते हैं बात, आप घर में बोल दीजिए, मदर फादर अरेंज में कन्वर्ट कर देंगे, वो फिर टिक जाएगा, वो अपने स्तर से बात करेंगे,
लेकिन ये जो भागने उगने वाला बात कर लेते हो ना कि लेके भाग गए, तो उसमें सबसे बुरा फंसती है लड़की। लड़की ना रहती है घर की, ना रहेगी घाट की, नहीं बोलते हैं कहावत सुने होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसे तो धोबी के पास गधा होता है ना। खैर, तो कहने का मतलब ना ससुराल ना इधर, दोनों गया। और लड़का का क्या है, कल के वो घूम फिर के बाप लग ये जाएगा, बाप पुत्र मोह बहुत बड़ा होता है, नहीं पुत्र मोह, तो पुत्र मोह के चक्कर में वो तो पहुंच जाएगा घर, लेकिन लड़की फंस जाती है, पूरा फंसती है। तो ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना, चलिए इधर पढ़ते हैं हम, पढ़ने के चक्कर में। तो मैंने क्या बोला, सरफेस एरिया में वॉल्यूम रेशियो अगर बढ़ गया तो कंट्रोल छूट जाता है, और कंट्रोल छूटेगा तो उससे अच्छा है कि उसको डिवाइड करो, तभी तो सेल डिवाइड करता है, और डिवाइड करके इक्वल क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में दोनों सेल क्या होगा, इक्वल बनेगा। इवन साइज भी शुरू में जो डिवाइड होता है, माइटोसिस हुआ तो साइज भी लगभग इक्वल ही होता है दोनों का, दोनों सेल का, है ना। माइटोसिस और क्या काम करता है, तो ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ग्रोथ, क्या ग्रोथ, जैसे मैं बात करूं मेल का, मेल और फीमेल, तो आपको पता है मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, यही एन और एन था, याद होगा। और यही दोनों जब आपस में मिलेगा तो बन जाता है जाइगोट, 2n। एक बार जो जाइगोट बना सिंगल से, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल, जरा गौर करना, जाइगोट क्या बोल रहा हूं, सिंगल सेल। ओवा खुद सेल था, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं ना, स्पर्म भी क्या था, सेल था, एकलौता जगह जहां दो सेल मिलके एगो सेल बना रहा है, जाइगोट बन गया, सिंगल सेल। और सिंगल सेल कितना बड़ा होता है, जैसे मैं हैंड को रब कर रहा हूं ना, अभी यहाँ हजारों सेल मेरा गिर रहा है, खोजो तो भी दिख रहा है क्या, हजारों सेल गिर रहा है यहाँ, हजारों। अगर माइक्रोस्कोप लगा दो तो लगेगा जैसे सेल की बारिश हो गई, एक भी नहीं दिख रहा। तो हम लोग इतने छोटे थे कि दिख भी नहीं रहे थे, नहीं दिख भी नहीं रहे थे, हमारा अस्तित्व का ये जो चीज नहीं दिखा तो कह सकते हैं कि अस्तित्व में नहीं था, मोटा मोटी अगर बात करें तो उस समय। उसके बाद क्या हुआ, एक बार जो जाइगोट बन गया तो इसमें बार बार माइटोसिस ही तो था जो हम लोग को दिखवाया, होता चला गया। तो 9 महीने का बेबी जब जन्म के समय बात करें तो एक आध हाथ का, इतना हाँ एक हाथ से भी छोटा, छोटा सा निकले थे बाहर, और कंटिन्यूअस क्या होता चला गया, माइटोसिस। तो आज इतने बड़े जो हम लोग दिख रहे हैं, माइटोसिस के कारण ही तो देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ ना हुआ, तो यही तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एक सिंगल सेल से इतना ज्यादा, जिस समय ह्यूमन चाइल्ड बर्थ होता है ना, जन्म, उसके पास लगभग 6 × 10⁻12 सेल होता है, लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्ट, एक मोटा मोटी ये याद नहीं रखना है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। इतना सेल होता है जिस समय जन्म लेते हैं, इतना सेल आया कहां से, सारा इसी जाइगोट में तो डिवीजन होके आया है। तो जाइगोट में इतना सेल बनने के लिए क्या किया, बार बार माइटोसिस करवाया। और अगर एक एडल्ट की बात करें, एडल्ट बॉडी अभी लगभग 13 सेल है, 9 × 10⁻13 सेल, एक एडल्ट की अगर बात करें, इतना ज्यादा सेल है अभी हमारे बॉडी में। तो इतना सेल आया कहां से भाई, सारा सेल इसी जाइगोट से आया। इसका मतलब एक बात और है, मैंने क्या बोला, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में क्या बोला, जितना सेल बनेगा क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में सेम होगा। मतलब मेरे बॉडी का कहीं का भी सेल ले लो, आप हेयर का सेल ले लो, चिक का सेल ले लो, स्टमक से ले लो, लेग से ले लो, पेट फाड़ के अंदर घुस जाओ, पूरा चेस्ट पे फाड़ के, हार्ट लिवर किडनी जितना भी अंदर में कहीं से भी सेल ले लो, क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में 100% आइडेंटिकल होगा, 100% आइडेंटिकल होगा, एक भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब 23 क्रोमोसोम जो फादर साइड से आया था, 23 क्रोमोसोम जो मदर साइड से आया था, तब ना यहाँ 2n बराबर कितना बना था, 46 क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम आ गया सो आ गया, इसीलिए तो आधा हम लोग मदर से मिलते हैं और आधा
फादर से, इस तरह का हम लोग बात बोलते हैं कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से मिलता जुलता है। नहीं, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से मिलता जुलता होता है। क्लियर है? तो मिलेगा जी नहीं, तो ये काम करता है माइटोसिस। ग्रोथ, तो ग्रोथ तो हो गया। रिपेयर कितना नंबर था? 3 नंबर, 4 नंबर। रिपेयर करवाएगा, रिपेयरिंग में माइटोसिस ही करता है। जितना पुराना सेल है वो हटता जाता है और नया सेल आता जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ठंडा उंडा में क्या होता है, फुल बॉडी कपड़ा पहन के रहते हैं, पूरा पैक, कहीं से भी हवा नहीं घुसना चाहिए। ठंडा आने दीजिए, आप देखिएगा कपड़ा पेट को निकालिएगा और हल्का सा रगड़ दीजिएगा तो ब्लैक ब्लैक मैल जैसा निकलता नहीं, हम लोग बोलते हैं मैल है, तो हम लोग को लगता है डस्ट है। डस्ट वस्ट नहीं है, डेड सेल है जो रगड़ रहे थे। तो देखिएगा जहां रगड़े वो रेड हो जाएगा, वहां का लेयर हटा है। बाहर का सेल वैसे भी हमारा स्किन सेल डेड होता है, तो वही डेड सेल एक दूसरे में सटता गया सटता गया सटता गया, और ढेर सारा जब सट जाएगा तो वही मैल गंदा ऐसा निकलता है। हम लोग बोल देते हैं मैल है, वो डेड सेल है आपका या हमारे बॉडी का, किसी के भी बॉडी में। तो डेड सेल, तो वो सेल हटा तो दूसरा सेल उसको रिप्लेस किया होगा, तभी तो। चलो छोड़ो इस, दूसरा एक एग्जांपल। आप अपने हैंड को देखिए, कभी ना कभी चाकू ब्लेड जरूर चला होगा। देखो तो अभी भी कटाई है क्या वहां? स्कार मार्क होना दूसरा चीज है, डीप कट होगा तो दाग होगा, वो अलग चीज है, स्कार मार्क बोलते हैं। लेकिन वो गड्ढा भर चुका है, तो वही तो किया है, क्या किया? रिपेयर कर दिया। तो जो रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी में, ये माइटोसिस से ही तो चलता है। सारा माइटोसिस से ही रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है। बच्चों माइटोसिस जो है, यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन का भी तरीका है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करता है। माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ क्या? रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर रिप्रोडक्शन लिखे, रिप्रोडक्शन इन यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूएन है, तो इसमें माइटोसिस होगा तो एक से क्या बन गया? 2 ठो। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसा दूसरे को पैदा कर देना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है, इसका टर्म अगर तोड़िएगा तो री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस कर देना, या सीधा सीधी बोले तो अपने जैसा दूसरे को बना देना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस ये तरीका है, रिप्रोड्यूस करता है। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर यूनिसेलुलर नहीं हो, खासकर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर की जो बात करें तो माइटोसिस से ही तो 1 से 2 होता है, फिर 2 से 4 हो जाएगा। जैसे यहां मान लो ये एक सेल है, 1 से 2 सेल हुआ, तो मान लीजिए 10 क्रोमोजोम, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, फिर 2 से क्या हो जाएगा? 4, चारों जो है, फिर यहाँ 10, 10 का कहानी हो जाएगा, एंड सो ऑन। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से क्या करेगा? नंबर बढ़ाता चला जाएगा बच्चों, अपना नंबर बढ़ाता जाएगा, प्रोजेनी बढ़ाता जाएगा। अगर आपको ध्यान में हो सेल थ्योरी, तो उसमें बोला गया था ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद आया कुछ? ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल, ये सेल हो कि ये सेल हो, कहां से राइज किया?
प्री एग्जिस्टिंग सेल, जहाँ प्री एग्जिस्ट कर रहा था उसी से तो राइज किया। इसी को तो सेल लिनिएज थ्योरी भी बोले थे सेल का बच्चा वाला थ्योरी। तो ये कंटिन्यूअस इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अब टाइम देख रहे हैं हम, मियोसिस स्टार्ट करने का है नहीं। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए, तब मियोसिस अगले क्लास में करेंगे।